इतनी पुरानी, इतनी रिच, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन होते हुए भी इंडिया ने दुनिया को कॉन्कर क्यों नहीं किया? क्या हमारे पास मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं थी? क्या पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी? या फिर माइंड सिटी अलग था? जब हम हिस्ट्री को बॉर्डर एस्पेक्ट से देखते हैं, एक पैटर्न क्लियरली सामने आता है। जो सिविलाइजेशन पावरफुल बनी, उन्होंने एक्सपेंड किया। ग्रीस ने एक्सपेंड किया, रोम ने कॉन्टिनेंट्स क्रॉस किए, मंगोल्स ने लाइटनिंग स्पीड से टेरिटरी कैप्चर की, इस्लामिक कैलिफेट्स ने वास्ट एरिया इंटीग्रेट किए, और ब्रिटिश एम्पायर ने तो ग्लोबल स्केल पर डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर ली। एक्सपेंशन ऑलमोस्ट पावर का डिफॉल्ट बिहेवियर लगता है, जैसे स्ट्रेंथ का नेचुरल एक्सप्रेशन ही टेरिटरी बढ़ाना हो। इसी कंपैरिजन में इंडिया का केस थोड़ा अलग दिखता है। यह पावरफुल एम्पायर्स थे, ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज भी थे, इकोनॉमिक वेल्थ थी, एडवांस्ड मेटलर्जी थी, ट्रेंड फोर्स थी। कैपेबिलिटी का कंप्लीट एब्सेंस तो एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। तो फिर रीजन क्या था? क्या इंटीग्रल फ्रेगमेंटेशन ने रोका, जियोग्राफी ने लिमिट किया, या फिर सिविलाइजेशन का प्रायोरिटी ही फंडामेंटली डिफरेंट था? इस वीडियो में हम इस सवाल को ऑनेस्टली एक्सप्लोर करेंगे, बिना ग्लोरिफिकेशन के, बिना अननेसेसरी क्रिटिसिज्म के। सबसे पहले एक मीथ क्लियर करते हैं। ये कहना इजी है कि इंडिया ने कॉन्कर नहीं किया क्योंकि उस समय मिलिट्री वीक थी, लेकिन हिस्ट्री उस बात को सपोर्ट नहीं करता। मौर्यन एम्पायर अपने पीक पर वर्ल्ड के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक था। चंद्रगुप्ता और अशोका के टाइम पे एक मैसिव टेरिटरी पर उनका राज था। गुप्ता एम्पायर के पीरियड में भी इकोनॉमिक और मिलिट्री स्टेबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग थी। दूसरी तरफ साउथ में चोला एम्पायर ने पावरफुल नेवी मेंटेन की और साउथ ईस्ट एशिया तक मिलिट्री एक्सपीडिशंस की। एंशिएंट इंडिया मेटलर्जी में एडवांस था, वॉर एलिफेंट्स का ऑर्गेनाइज तरीके से यूज करता था, ट्रेंड इन्फेंट्री और कैवलरी भी मेंटेन करते थे। तो प्रॉब्लम कैपेबिलिटी की नहीं थी, और जब कैपेबिलिटी प्रेजेंट हो फिर सवाल और इंटरेस्टिंग बन जाता है। फिर डिसीजन का मैटर आता है, कॉम्पनसेशन का नहीं। अब कोर पॉइंट यही से शुरू होता है, माइंडसेट। हर सिविलाइजेशन का एक अंडरलाइंग वर्ल्ड व्यू होता है। रोम के लिए पावर का मतलब था एक्सपेंशन, टेरिटरी बढ़ाना ही स्टेबिलिटी का सिंबल था। एंशिएंट इंडियन थॉट में पावर का मतलब थोड़ा डिफरेंट था। यह धर्म एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट था, स्टेबिलिटी और इंटरनल बैलेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। एक्सपेंशन को अल्टीमेट गोल नहीं माना जाता था। राज्य इंपॉर्टेंट था, पर राज्य परमानेंट नहीं सोचा गया। और यही माइंडसेट बाकी सिविलाइजेशन से इंडियन को अलग करते थे। इंडियन सिविलाइजेशन ने बॉर्डर से ज़्यादा आइडियाज एक्सपेंड किए, इन्फ्लुएंस टेरिटरी से नहीं थॉट से क्रिएट किया। अगर हम देखें तो इंडिया ने दुनिया पर फिजिकल कंट्रोल कम एस्टेब्लिश किया, पर इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस काफ़ी डीप रहा। बुद्धिज्म ईस्ट एशिया तक स्प्रेड हुआ, ट्रेड रूट्स एक्टिव रहे। इंडियन मैथमेटिक्स, डेसिमल सिस्टम, एस्ट्रोनॉमी और फिलोसॉफिकल आइडियाज वेस्ट एशिया और यूरोप तक भी पहुंचे। साउथ ईस्ट एशिया में संस्कृत इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। इससे प्रूफ होता है कि उस समय कल्चरल एक्सचेंज हुआ, पर कॉलोनियल डोमिनेशन नहीं। और इस मॉडल में इन्फ्लुएंस का पावर था, पर डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं। लेकिन फिर यह से एक इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है, क्या आइडिया से दुनिया बदलना इनफ होता है, या पावर के बिना इन्फ्लुएंस अधूरा रह जाता है? अब इधर एक ऑनेस्ट एंगल भी देखना जरूरी है। उस समय पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का एक इशू तो था। लॉन्ग टर्म के लिए सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री डॉक्ट्रिन कंसिस्टेंट नहीं थी। रीजनल किंगडम्स में राइवलरी भी होती थी। कभी कभी आइडियलिज्म प्रैक्टिकल जियोपॉलिटिक्स से टकरा जाता था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक्सटर्नल इन्वेशंस के अगेंस्ट यूनिफाइड रिस्पांस हमेशा पॉसिबल नहीं हुआ। तो ये कहना गलत होगा कि सब कुछ एक स्ट्रेटेजी थी। कभी कभी लिमिटेशंस भी देखने को मिलता है। इंटरनल डिविजन और शॉर्ट टर्म थिंकिंग ने भी कई बार डैमेज किया। तो पिक्चर प्योरली स्पिरिचुअल या प्योरली वीक नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। वेस्टर्न हिस्टोरिकल मॉडल में प्रोग्रेस को ऑफन लीनियर माना गया है, एक्सपेंड करना, कॉन्कर करना, कंट्रोल करना। और इधर इंडियन फिलोसॉफिकल मॉडल में टाइम को साइक्लिकल माना गया। एम्पायर्स राइज होते हैं और कुछ समय बाद गिर जाते हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं। और अगर सब टेम्पोररी है तो ग्लोबल डोमिनेशन अल्टीमेट गोल कैसे बन सकता है? यह पर अर्जेंसी का इक्वेशन अलग होता है। जब हम मानते हैं कि टाइम इन्फिनिट साइकिल में चल रहा है, तब एक्सप्रेशन की रेस का प्रेशर कम हो जाता है। शायद इसलिए कॉन्क्वेस्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं बना। लेकिन यह एक अनकंफर्टेबल पॉसिबिलिटी भी कंसीडर करनी चाहिए। हो सकता है इंडिया ने कॉन्क्वेस्ट को ग्लोरी नहीं माना, हो सकता है कंट्रोल को इनहेरेंटली अनस्टेबल समझा हो। अगर सब कुछ टेम्पोररी है
तो ग्लोबल डोमिनेशन अल्टीमेट गोल क्यों बनेगा। पर साथ ही ये भी पॉसिबल है कि ह्यूमन एग्रेशन को अंडर एस्टिमेट किया गया हो। जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में एक्सपेंशन एक स्ट्रेटेजी बन चुका था, तब इन सबसे दूर रहना कभी कभी वल्नरेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। ये मान लेना भी ठीक नहीं होगा कि हर सिचुएशन में डिस्टेंस रखना एक कॉन्शियस विजडम थी। कभी कभी इंटरनल डिवीजन, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन और शॉर्ट टर्म राइवलरीज भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को वीक किया। इसीलिए पिक्चर बस ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। आज के ग्लोबल ऑर्डर को ही देखे तो लार्जली वही सिविलाइजेशन डोमिनेंट बनी जो एग्रेसिवली एक्सपेंड हुई, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली। इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर भी वही लॉजिक फॉलो करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं रहता, क्या रिस्ट्रेंट बेस्ड सिविलाइजेशन मॉडल लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकता है जब बाकी वर्ल्ड एक्सपेंशन के फ्रेमवर्क में ऑपरेट कर रहा हो, या फिर दुनिया हमेशा उन्हीं के फेवर में झुकता है जो एग्रेसिवली क्लेम करते हैं। शायद इंडिया ने कॉन्क्वेस्ट को प्रायोरिटी नहीं दिया, शायद उसने इन्फ्लुएंस को चूज किया, लेकिन ये डिसाइड करना कि वो विजडम था या स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन, वही इस डिस्कशन का रियल टेंशन है। इंडिया ने दुनिया को कॉन्कर नहीं किया, लेकिन आइडिया, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, स्पिरिचुअलिटी और कल्चरल इन्फ्लुएंस के थ्रू उसने दुनिया को डीपली इम्पैक्ट किया। रियल क्वेश्चन ये नहीं कि कॉन्क्वेस्ट हुआ या नहीं, रियल क्वेश्चन ये है कि पावर सिर्फ टेरिटरी से मेजर होता है या फिर इन्फ्लुएंस ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, और अगर चॉइस मिलती तो हम क्या चूज करते। आज के वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा नया या इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप किस टॉपिक पर डिस्कशन देखना चाहते हैं वो भी सजेस्ट करें। अगर वीडियो मीनिंगफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और ऐसे टॉपिक के साथ जहाँ हिस्ट्री और सिविलाइजेशन को थोड़ा और डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे।